नमस्कार, मैं शरद यादव। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी आरओ एआरओ, जो कि आपका ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज होगी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जीएस का एक पहला टेस्ट भी कर लिया है और हिंदी का भी हम लोगों ने टेस्ट नंबर 2 के अंतर्गत कर लिया है। तो एक जीएस और एक हिंदी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है और आज हम लोग करेंगे जीएस का टेस्ट नंबर 2, जो कि आपके ध्येय आईएएस की कोचिंग के हैं, जो ईजिली जो है कि कहीं भी नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन ग्लैंस एकेडमी के द्वारा तमाम प्रयास और कोशिशों के बाद आपको ये टेस्ट पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसी के साथ आपके लिए जीएस वर्ल्ड की भी टेस्ट सीरीज को कराया जा रहा है निशु मैम के द्वारा, और पीसीएस मंत्रा, जहां से अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिलते हैं, आरओ एआरओ में सीधे फंस जाते हैं, इसको भी कराया जा रहा है, जो कि मैं करा रहा हूँ डायरेक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके आरओ एआरओ और पीसीएस की तैयारी में बहुत बड़ा एक योगदान देगा। तो बाद में मिस करने से अच्छा है कि अभी इसको याद कर लीजिए, अभी इससे जुड़ जाइए और लगातार इसकी क्लासेस की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये टेस्ट आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। हालांकि हम लोग यहाँ पर हिंदी मीडियम के लिए सॉल्व करेंगे, लेकिन पीडीएफ आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगी। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि इजीली आपको दिखे भी। तो पहला प्रश्न आपका क्या पूछा जा रहा है, इसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सिविल सेवा का जनक, भारत में पुलिस सेवा का जनक, भारत में जिला न्यायाधीश के पदों का सृजन, उपरोक्त सब उपाधियां या सृजन किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। यानी ये तीनों ही वर्ड जो है किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही सिविल सर्विसेज का जनक भी कहा जाता है, पुलिस सेवा का जनक भी कहा जाता है, और इन्होंने ही जिला न्यायाधीश के पदों का एक नया सृजन किया था। क्योंकि जो सबसे पहले डीएम के पास पोस्ट रहती थी, अर्थात कलेक्टर के पास, कि वो राजस्व भी वसूलेगा और साथ ही साथ न्याय प्रशासन का काम भी करेगा। लेकिन कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 की जो कोड लेके आया गया था, संहिता लेके आई गई थी, उसमें यह कहा गया कि हम कलेक्टर को, प्रांत को, यानी कि अपने जिले को संभालने का काम देंगे, न्यायपालिका का काम कलेक्टर के द्वारा नहीं किया जाएगा, बल्कि एक नए न्यायाधीश के द्वारा किया जाएगा। तो इसीलिए तीनों ही कर्तव्य या तीनों ही जो कार्य हैं ये कॉर्नवालिस से संबंधित हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वे प्रमुख व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। यानी स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान तो दे रहे थे, लेकिन वो भारत से बाहर थे। जैसे मैडम भीखाजी कामा, बिल्कुल सही बात है, ये भी बाहर रहती थी। जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने जो है कि झंडा का ध्वजारोहण किया। एम बरकतुल्ला साहब, वीवीएस अय्यर और एमएन रॉय। एमएन रॉय भी मुख्य रूप से ताशकंद और रसिया वगैरह में ये सब लगातार काम में व्यस्त रहते थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 3 4, चारों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, क्योंकि ये भारत से बाहर की विभिन्न गतिविधियों में सम्मिलित थे देश को आज़ाद कराने के लिए। और अगला प्रश्न है, आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम में फेस कर रहे होंगे कि ये जो थोड़ा सा आपको भगत सिंह सुखदेव के पास जो डीएससी बना हुआ है, ध्येय स्टडी सर्किल, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर होगा, लेकिन मैं बोलूँगा और आपको आराम से सुन के समझ लेना है। अगर आप लोग प्रश्न को आराम से सुनते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, हमने जो है प्रश्न को जूम कर लिया, अब शायद थोड़ा और साफ हो जाएगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस षड्यंत्र के मामले की परिणति के रूप में फांसी की सजा हुई थी। तो भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को किस मामले के लिए फांसी की सजा दी गई थी। तो लाहौर षड्यंत्र केस इनके ऊपर लगाया गया था। ध्यान दीजिएगा, इनके ऊपर कौन सा केस चलाया गया था, लाहौर षड्यंत्र केस, इसके लिए इनको फांसी दी गई थी। और काकोरी षड्यंत्र केस की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत 9 अगस्त 1925 को काकोरी नाम का जो रेलवे स्टेशन है लखनऊ के पास, यहाँ पे ट्रेन की डकैती की गई। अर्थात ट्रेन के द्वारा, ट्रेन में जो सामान था जो अंग्रेजों का, या यूं कहें कि जो देसी सामान था भारतीयों का, उसको चोरी किया गया था। हालांकि ये जो षड्यंत्र किया गया था ये एचआरए के द्वारा किया गया था। जो एचआरए के संगठित लोग थे, यानी जो आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस में, और फांसी कब दी गई थी दोस्तों, तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए डेट, 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी, तीनों लोगों को। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोधाभास रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी किस पदवी का परित्याग कर दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था, पहले तो ये पता रहना चाहिए। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर, कौन था वहां पे, जनरल डायर,
इसके द्वारा गोलियां चलवा दी गई थी और लगभग ऐसा माना जाता है कि 1000 लोगों की वहां पे मृत्यु हो गई थी। तो इस जो घटना से विक्षिप्त होकर, यानी इस घटना से दुखी होकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। कौन सी उपाधि त्याग दी थी? नाइटहुड की। अगर हम बात करें कैसर हिंद की उपाधि किसने त्यागी थी, तो इसी समय महात्मा गांधी जी ने इसको त्याग दिया था। वहीं सर की उपाधि किसने त्यागी थी, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आप इसको बता दीजिएगा। और एक और व्यक्ति थे जो शंकरन नायर थे, उन्होंने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया था कि मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित वेदों में से किस एक की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई है? ध्यान दीजिएगा, वैदिक काल को हम दो पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं। एक होता है हमारा ऋग्वैदिक काल, ठीक है, और एक होता है उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पर पूछ रहा उत्तर वैदिक काल में रचना नहीं हुई है, यानी 3 की तो रचना यहाँ पर हुई है और 1 की रचना यहाँ पर हुई है, तो वो आपको बताना है। तो देखिए ऋग्वेद की रचना सबसे पहले की गई थी और इसी आधार पर इसको ऋग्वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। जबकि बाकी अगर हम बात करेंगे तो यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इन तीनों की रचना उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है, लेकिन ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में ही देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलें, मतलब 6 की ओर। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर दिया करिए दोस्तों, और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आती रहेगी इसी तरीके से, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करिए ताकि चैनल को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। और आपके लिए लगातार इस समय रात 2 बज रहे हैं और सुबह आपको 9 बजे ये क्लास देनी है, इसलिए मैं चाहे जितना भी टाइम लगे लेकिन मैं ये क्लास आपको प्रोवाइड जरूर कराऊंगा। तो हम लोग भी जब रात रात भर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए, उसमें क्या जाता है, कोई पैसा नहीं लगना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस एक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, यानी कि किस ग्रंथ को बौद्ध धर्म की जानकारी का पूरा प्रमुख स्रोत मान लिया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सुत्त पिटक। ध्यान दीजिएगा, सुत्त पिटक को कहा जाता है। हालांकि अगर आप बात करेंगे कि ये तीनों ही क्या कहलाते हैं? त्रिपिटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिपिटक। ये आपके बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कहलाते हैं। और अगर मैं कहूँ कि त्रिरत्न की बात करें तो त्रिरत्न हो जाएगा आपका बौद्ध, मतलब बुद्धम, धम्मम, संघम। तो यहाँ पर आपने त्रिरत्न को भी कंफर्म कर लिया, बौद्ध, धम्म, संघ, और त्रिपिटक तो आपको मैंने बता ही दिया। अब आपके लिए एक प्रश्न रहेगा देखने के लिए कि आप तैयारी कितना कर रहे हैं, तो जैन धर्म के त्रिरत्न को आपको कमेंट करके बताना है। हालांकि अब हम बात करेंगे तो यहाँ पे बौद्ध धर्म का जो एनसाइक्लोपीडिया है उसे सुत्त पिटक को कहा जाता है। कभी कभी इसकी रचना भी पूछ लेती है, तो सुत्त पिटक की रचना किसने की है? आनंद जी ने की है। और विनय पिटक की रचना किसने की है? तो उपाली महोदय ने की है। और अभिधम्म पिटक की रचना की अगर हम बात करेंगे तो इसकी रचना मोगली पुत्तिष्म ने की है। किसने की है? मोगली पुत्तिष्म ने, जो अशोक के समय में अध्यक्ष की भूमिका में थे जब तृतीय बौद्ध संगति आयोजित की गई थी पटना में, यानी कि पाटलिपुत्र में। तो यहाँ पर मोगली पुत्तिष्म ने ही इसकी रचना की और ये अध्यक्ष की भूमिका में भी थे। तो यहाँ पर जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं, अगर वो आपको नहीं याद है तो इसके प्लीज़ नोट्स बना लीजिए ताकि बार बार रिवीजन करने में आसानी रहे, क्योंकि ये सब प्रश्न जब आएंगे तो आपको बस एक पछतावा ही होगा कि सर ने सही कहा था, हमने नोट्स बना लिए होते तो ये प्रश्न गलत नहीं होते। तो पछतावा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप पहले से तैयार रहिए, क्योंकि मैं अपने अनुभवों से बता रहा हूँ, जो मैंने एग्जाम दिए बहुत सारे, और मुझे पता है कि ये प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं। तो जो आप में से बिगनर स्टूडेंट है वो इस चीज़ के साथ बिल्कुल रिस्क ना ले। अगला प्रश्न अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ प्रमुख तीर्थ तथा उनके प्रमुख युग्मों के सही सुमेलित कौन कौन से, उसको बताना है। तो हालांकि अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो ये कौटिल्य की रचना है। और कौटिल्य के 3 अलग अलग नाम है, जैसे ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, चाणक्य, और एक नाम आता है इनका विष्णुगुप्त। क्या नाम आता है? विष्णुगुप्त। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पे तीर्थ मतलब होते हैं जो बड़े बड़े मंत्रिमंडल होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है। क्योंकि अर्थशास्त्र में कुल प्रमुख रूप से 18 तीर्थों की बात की गई है, अर्थात कि 18 मंत्रिमंडल जो प्रमुख मंत्रिमंडल हुआ करते थे, तो उनके अध्यक्ष जैसे अकाराध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष, सूना अध्यक्ष, बूचड़ खाने का अध्यक्ष, और सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। अब इसमें सही आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे तीनों ही सही है। खानों का अध्यक्ष जो माइनिंग हुआ करती थी, कोयला खदान वगैरह जो भी, तो उसके अध्यक्ष को अकाराध्यक्ष कहते थे। बूचड़ खाने जो मुस्लिम लोग जानवरों को काटने वगैरह के प्रयोग करते थे, तो सूना अध्यक्ष हो गया। और राजकीय कृषि जो खेती करने के लिए जो कृषि की जमीन होती थी, उसको हम सीता अध्यक्ष कहते थे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि तीनों ही बातें सही है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? तो आपको बताना होगा, जैसे सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगा वो लगा था आपका 1829 में,
और किसके सहयोग से? यहाँ पे राजा राम मोहन राय जी का भी सहयोग था, प्लस लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग था। किसका सहयोग था ये पूछ लेता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का। रॉलेट अधिनियम की बात करेंगे तो ये रॉलेट अधिनियम 1919 में आता है। वुड डिस्पैच की बात करेंगे तो 1854 में आता है, जिसके तहत ये कहा गया कि 1857 में तीनों प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, जिसमें बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और एक कौन सी थी बताइए, ये आपको बताना है। और साथ में एक और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था जो कि 1878 के द्वारा लाया गया था। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो लाया गया था लॉर्ड लेटन के द्वारा, लेकिन आगे चल के चार्ल्स मेटकॉफ ने उनको हटा दिया, तो इसलिए इनको प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आखिरी घटना कौन सी हुई? रॉलेट अधिनियम हुई, जो कि 1919 में हुई थी। और ये किसकी अध्यक्षता पे हुई थी ये भी पूछा जाता है। तो सिडनी रॉलेट, एक सिडनी रॉलेट नाम के एक व्यक्ति थे, इनकी अध्यक्षता में ही ये रॉलेट अधिनियम बनाया गया। तो 8 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन नहीं थे? यानी तुलसीदास के समय कौन सा शासक नहीं था? तो बाबर नहीं था, जबकि अकबर और जहांगीर ये दोनों ही उस समय मौजूद थे। क्योंकि जो कवि थे तुलसीदास जी, इनका जो काल था मुख्य रूप से 1532 से लेकर 1623 तक था। और इस समय जो कि 1605 में ही तो अकबर की मृत्यु हो रही है, तो उस समय तक अकबर यहाँ पे देखने को मिलता है। और अकबर के बाद उनका बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठता, तो जहांगीर भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बाबर दे दे या फिर हुमायूं दे दे तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत होंगे, क्योंकि बाबर का बेटा हुमायूं ये दोनों ही समकालीन नहीं थे। लेकिन हुमायूं का बेटा अकबर और अकबर का बेटा जहांगीर, जिसको क्या कहता था बचपन में प्यार से, सलीम कहता था अकबर, तो ये दोनों ही बातें सही हो जाएंगी। अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? कई बार पूछा गया है, तो जोनाथन डंकन जी के द्वारा की गई थी। ध्यान देने वाली बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जोनाथन डंकन ने इसकी की थी। अगर हम बात करें राजा राम मोहन राय जी ने, इन्होंने जो है कि क्या किया था, तो डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय ने मिलकर 1817 में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। किसकी? हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना की थी। इतनी बात क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, अगर वो आपको नहीं तैयार है ना, तो उसे तैयार करिए, उसको नोट्स बनाइए, तभी आपको तैयार होंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कन्नौज राजधानी थी, किसकी राजधानी थी भाई? देवगिरी के यादव शासकों की, परमार शासकों की, मैत्रक शासकों की, या मौखरी शासकों की? तो डी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे, मौखरी शासकों की ये क्या थी? राजधानी थी। इसमें मुख्य रूप से हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा ये लोग थे, और इनकी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। इस वंश की स्थापना उत्तर गुप्त काल के पतन के बाद हुई, यानी गुप्तोत्तर काल जब समाप्त हुआ तब इसकी स्थापना देखने को मिलती है। अगला प्रश्न 12, और यहाँ पे मिलान करने के लिए रचनाएं और रचनाकार, तो मैं यहीं पे मिला दे रहा हूँ, कूट की जरूरत नहीं। जैसे कुमारपाल चरित, कर्पूर मंजरी, ललिता विग्रहराज और पृथ्वीराज रासो। माना कि ए और बी अगर आपको नहीं भी पता है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी तैयारी कर रहे होंगे तो आपको सी और डी का जरूर पता होना चाहिए। जैसे पृथ्वीराज रासो चंद्रभर दाई के द्वारा लिखी गई है, और ललित विग्रहराज है ये सोमदेव के द्वारा लिखी गई है। अब अगर ये आपको यही दो पता है तो भी आप कूट मिला सकते हैं। हालांकि मैं पूरा बता देता हूँ। कुमारपाल चरित जो है ये जयचंद सूरी के द्वारा लिखी, और कर्पूर मंजरी राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। तो इस आधार पे ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे फिर से फोकस करिएगा। कैलाश मंदिर, हालांकि देखिए जब मैंने GS 1 का पेपर कराया था और हिंदी का पेपर कराया था, ये दोनों ही क्लियर थे, बस ये GS 2 का पेपर थोड़ा साफ नहीं मिला है, तो इसको भी कोशिश की जाएगी कि अगली बार से हमें साफ पेपर मिल जाए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन PDF आपके पास रहेगी तो ईजिली आप चीज़ों को समझ पाएंगे। कैलाश मंदिर एलोरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह द्रविड़ शैली में निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। यानी इस मंदिर का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था। तो अब ये पूछा जा रहा है कैलाश का जो कैलाश मंदिर है एलोरा का, तो इसके बारे में क्या बातें? दोनों ही बातें यहाँ पे सही है। अब ध्यान देना, दो कैलाश मंदिर होते हैं, एक कांची का कैलाश मंदिर होता है, इसके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि किसने इसकी स्थापना की। लेकिन यहाँ पे जो एलोरा वाला है यानी अजंता की गुफा यानी एलोरा की गुफा, महाराष्ट्र की बात हो रही है। महाराष्ट्र में जो कैलाश मंदिर है इसकी स्थापना राष्ट्रकूट शासकों ने की थी, कृष्ण प्रथम ने। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? मध्यकालीन संत और उनके कार्यक्षेत्र की वो कहाँ कहाँ काम करते थे? अगर हम बात करें शंकरदेव की, शंकरदेव असम में थे क्या? मलुकदास राजस्थान में थे, नरसिंह मेहता गुजरात में थे, नामदेव महाराष्ट्र में थे। तो अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे
सही तरीके से। तो शंकरदेव ने असम में ही किया था और यहाँ पर एक लोकल नृत्य होता है जिसका नाम होता है सत्रिया नृत्य। तो सत्रिया नृत्य को एक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान शंकरदेव साहब का ही था। लेकिन मलूक दास की बात करेंगे तो इनका जन्म कड़ा में हुआ था और इनका जो कार्य क्षेत्र था मुख्य रूप से यूपी था, या यूँ कहते हैं कि पूर्वी यूपी, जिसमें आपका यूपी में इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, बनारस, ये सभी क्षेत्र थे। राजस्थान से इनका कोई संबंध नहीं था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ हो गया। यानी सल्तनत काल की गद्दी किसने संभाली कि सल्तनत काल के युग का आरंभ हो गया। अब यहाँ पर एक बात आपको समझनी होगी, ध्यान से समझिएगा। सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना गया। तो देखिए यहाँ पर सही हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, नासिरुद्दीन महमूद, मोहम्मद बिन तुगलक। ये तीनों ही यहाँ पे नहीं होंगे, क्योंकि जो साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ माना जाता है वो इसी के समय से, क्योंकि इसी ने सबसे पहले अपने दिल्ली सल्तनत से बाहर निकल के दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। बलबन तो सीधे सीधे कहता था कि जितना है उसी को संभाल के रख लीजिए, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक प्रयास किया, दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की, दक्षिण भारत में विजय पताका फहराने का प्रयास किया, लेकिन उससे पहले ही अलाउद्दीन खिलजी कर चुका था। अलाउद्दीन खिलजी तो उससे पहले ही कर चुका था, तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी सही उत्तर हो जाएगा। तो बातें समझ में आ गई आपको कथन और कारण के हिसाब से। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 16, मुगल काल में मदद ए मास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब मदद ए मास का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये मदद करने की बात हो रही होगी, तो इसकी बात समझते हैं। इसका तात्पर्य विद्वानों को प्रदान की जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि से था। यह भूमि हस्तांतरित नहीं होती थी, ग्राही के पास यह भूमि आनुवंशिक रूप से रहती थी, या उपरोक्त सभी कथन सही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा कि ये सभी कथन सही है। ठीक है, यह विद्वानों को दी जाती थी राजस्व मुक्त, यानी इस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। अगला प्रश्न 17, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था। तो किस संस्था की स्थापना की गई थी जिससे ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषा में शिक्षा मिले और वो भारतीयों के बीच में शासन कर सके और शोषण अधिक से अधिक हो सके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। हालांकि इसकी स्थापना सन 1800 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना, तो ये आपके हो जाएंगे लॉर्ड वेलेस्ली। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। इट मीन्स कि जो आज ब्यूरोक्रेसी की जो ट्रेनिंग होती है मसूरी में, ठीक है, आईएएस की ट्रेनिंग मसूरी में होती है लवासना में, उससे पहले यहीं पर ट्रेनिंग करने की बात होती थी। जो ब्यूरोक्रेट्स थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, उनको यहीं पे ट्रेनिंग दी जाती थी, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। हालांकि 1802 में फिर इसको शिफ्ट कर दिया गया, इंग्लैंड में शिफ्ट कर दिया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बात करेंगे तो ये 1875 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, सर सैयद अहमद खां जी के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। समाचार पत्र और उनकी भाषा, भारत मित्र, प्रजामित्र, राष्ट्रमत, नायक, ये किस किस भाषा में निकलते थे, इसके बारे में ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, क्योंकि नायक अंग्रेजी में नहीं दोस्तों, ये बल्कि बंगाली में निकाला जाता था। जो नायक पत्र समाचार पत्र था ये बंगाली में निकलता था। बाकी भारत मित्र आपका सही है हिंदी, प्रजामित्र गुजराती सही है, राष्ट्रमत मराठी सही है, ये तीनों ही सही है, लेकिन डी ऑप्शन गलत था। अगले प्रश्न को देखते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाली जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया था और यह अधिनियम पारित हुआ क्योंकि राजा राम मोहन राय जी ने धार्मिक आधार पर जो भेदभाव करती थी जूरी अधिनियम, इसका घोर विरोध किया था। तो ये अधिनियम पारित कब हुआ था, ये आपका पारित हुआ था 1826। तो कई बार पूछ लेता कि 1826 का जूरी अधिनियम क्या है। तो ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ ये माना जाता है कि अब कहने का मतलब ये होगा कि किसी भी जो ईसाई व्यक्ति होगा, चाहे वो यूरोप का हो चाहे वो भारत का हो, यानी भारत में तो ईसाई थे नहीं, लेकिन कुछ भारत में अंग्रेजों ने ईसाइयों मतलब कुछ लोगों को ईसाई बनाया, धर्म परिवर्तन कराया। तो ईसाइयों की सुनवाई न तो हिंदू न्यायाधीश कर सकते थे न मुस्लिम न्यायाधीश कर सकते थे। तो ये भेदभाव किया गया कि हिंदू और मुस्लिम इतने कैपेबल या इतने सक्षम नहीं है कि वो यूरोपियों का या ईसाइयों का केस सुन सकें। हालांकि यही चीज़ आगे चल के 1882 में फिर हमें देखने को मिलती है, जब इल्बर्ट विवाद होता है। इल्बर्ट विवाद हो सकता है इससे संबंधित कोई प्रश्न होगा तो मैं आपको बताऊंगा। इल्बर्ट विवाद में भी यही था कि जब उसमें ईसाई और भारतीय इन दोनों के न्यायाधीशों को बराबर योग्यता दे दी गई कि अब कोई भी भारतीय ईसाइयों का केस सुन सकता है, तो अंग्रेजों के द्वारा इसका विरोध किया गया और इसीलिए इसको गोरा विरोध भी कहते हैं, मतलब इस तरीके से व्हाइट श्वेत विरोध भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अब यहाँ पे इंग्लिश सेक्शन था, अब हिंदी में आ गए हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से समय निम्नलिखित संस्थाओं और संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना, यानी कि सबसे पहले स्थापना किसकी, फिर उसके बाद किसकी, फिर उसके। लेकिन अगर आपको इन संस्थाओं की स्थापना और संस्थापक पता होंगे तभी तो कर पाओगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले होती है 1784 में, और ये कलकत्ता में होती है, और किसके द्वारा की जाती है, तो ये विलियम जोन्स के द्वारा की जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर इसके बाद आती है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की जाती है, और ये देवेंद्रनाथ ठाकुर जी के साथ की जाती है, देवेंद्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा, जो कि ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। और आगे फिर इसके बाद आता है मॉमडन लिटरेरी सोसाइटी। इसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1863 में की गई थी अब्दुल लतीफ़ के द्वारा। और फिर उसके बाद आता है वेद समाज। वेद समाज की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना की गई थी 1864 में। कब की गई थी, 1864 में की गई थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की जाती है, और ये जो स्थापना होती है ये मुख्य रूप से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की जाती है, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की जाती है। तो अब इस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या आना चाहिए, तो सबसे पहले 3 आना चाहिए, तो 3 से हम शुरू करेंगे, फिर 3 आएगा, फिर 5, फिर 2, फिर 1, फिर 4। इट मीन्स कि आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बातें। चलिए आगे देख लेते। तो यहाँ से आपने 5 क्वेश्चन को एक साथ समेट लिया, कि हो सकता है अलग अलग करके पूछ ले, ये जरूरी थोड़े कि इसी तरीके से पूछेगा। अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। विदेशी यात्री और शासक, अल मसूदी, रॉल्फ फिंच, डोमिंगो पायस, फ्रांसिस्को पेल्सार्ट। अब यहाँ पर देखना है कि ये जो विदेशी यात्री हैं वो किसके शासन काल में आए और कौन सा गलत है यहाँ पर। तो आप देखें कि अल मसूदी महिपाल प्रथम में आया, ये बात बिल्कुल सही है। रॉल्फ फिंच अकबर के समय में आए थे, यह भी बात सही है। लेकिन डोमिंगो पायस की अगर मैं बात करूँ तो ये कृष्णदेव राय के समय में आए थे। किसके समय में आए थे दोस्तों, कृष्णदेव राय के समय में। जबकि अच्युत देव राय की अगर हम बात करेंगे तो इनके समय में एक पुर्तगाली यात्री आया था, नूनिज। क्या नाम था उसका, नूनिज था, जो इनके समय में आया था। और फ्रांसिस्को पेल्सार्ट ये जहांगीर के समय में आए थे। तो सी ऑप्शन सी हो जाएगा कि डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के समय आए थे, अच्युत कृष्णदेव राय के समय नहीं, अच्युत देव राय के समय नूनिज आए थे। अगला प्रश्न है 22। अब ज्योग्राफी से प्रश्न शुरू हो रहे हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में, मतलब प्रक्षेत्र में अवस्थित मिलाम हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है। तो भाई मिलाम हिमनद से कौन सी नदी निकलती है, ये आपको बताना है। शारदा नदी, काली गंगा, नुब्रा नदी, मंदाकिनी या मानस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, शारदा नदी निकलती है, जो कि काली गंगा भी कहलाती है। और ये दोस्तों कुछ इस तरीके से बहती है, यहाँ पे नेपाल रहेगा और यहाँ शारदा नहर रहेगी, यानी शारदा नदी, और यहाँ पे आपका उत्तराखंड रहेगा। और नुब्रा नदी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका सबसे ऊपर सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलता है नुब्रा नदी के पास, और ये आपका लद्दाख में आती है। कहाँ पे आती है, लद्दाख में। जब से प्रश्न क्या पूछ रहा, उत्तराखंड का। मंदाकिनी की बात करेंगे तो ये भी आपके उत्तराखंड में अलकनंदा की एक सहायक नदी है। तो बी ऑप्शन नहीं बल्कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान करनी। सत्य कथन हमें ढूंढना है। दंडकारण्य पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। सभी कथन सत्य हैं। तो बिल्कुल सही बात है, 23 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दंडकारण्य पठार की बात करेंगे तो ये भारत के कुछ इस क्षेत्र में आता है। ये वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, ये वाले क्षेत्र, जिसमें आपको देखने को मिलेगा सबसे ऊपर छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का भी हिस्सा आपको देखने को इसमें मिल सकता है। तो ये दंडकारण्य क्षेत्र होते हैं। और बात कर रहा है मेघालय पठार की, तो बिल्कुल मेघालय पठार जो है कि ये वाला जो गारो खासी जयंतिया का पठार होता है, ये मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा होता है, जो यहाँ पे मालदा गैप के द्वारा अलग हो जाता है। पश्चिम बंगाल में एक मालदा गैप है जिसकी वजह से टूट के अलग हो गया। मालवा के पठार की बात करेंगे तो ये रहा आपका, मान लीजिए मालवा का पठार, और यहाँ पे ये नर्मदा नदी बहती है, और यहाँ पे विंध्यन पर्वत है, यहाँ सतपुड़ा पर्वत है, और यहाँ पे माही नदी है। तो सबसे नीचे माही नदी है। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो 23 का हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को समझते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है। अब पश्चिमी तट का मतलब हो गया कुछ इस तरीके की, इधर की बात कर रहा है यहाँ पर, तो नागरकोइल, कन्नूर, जंजीरा,
सिंधु दुर्ग। और ये रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, और ये आपके आरओ में भी पूछा गया प्रश्न है। तो अब आपको बताना है यहाँ पर क्या उत्तर सही हो जाएगा। या तो इसको देखते हैं कहीं क्रम से तो नहीं पूछा गया है, नहीं क्रम से नहीं पूछा गया, बिल्कुल सही बात है। ये नागरकोइल हो जाएगा, क्योंकि ये आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में सबसे नीचे, यहाँ पे देखने को मिलता है शिवराय पहाड़ी के पास, कन्याकुमारी के पास देखने को मिलता है सबसे दक्षिण में। जंजीरा की बात करेंगे तो जंजीरा आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। सिंधु दुर्ग इसके ही नीचे देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में ही। कन्नूर की बात करेंगे तो यहाँ केरल में देखने को मिलेगा, लेकिन नागरकोइल जो है आपका तमिलनाडु में आता है, और वो भी कन्याकुमारी के नज़दीक आता है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, जो कि सबसे दक्षिण में है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। पूना की संधि की बात करेंगे जो 1817 में हुई थी, जहां से पेशवा के पद का अंत कर दिया गया था। तो ये तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान की गई थी। ये जो संधि थी तीसरे आंग्ल मराठा, जो कि 1817 से लेके 18 तक चलता रहा, और उसी में फिर पूना की संधि हुई 1817 में, जहां पर यह युद्ध समाप्त हो गया। और इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो है कि अंग्रेजों के लिए उपलब्धि थी, या मराठा के लिए जो पतन की बात थी, कि पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया, कि अब यहाँ पर कोई भी पेशवा का पद नहीं होगा, और इसे क्या कर दिया गया, केवल एक वेतन भत्ता दे दिया जाता था। और इस समय जो अंग्रेज गवर्नर जनरल थे, देखिए आपको बहुत सारी मैं जानकारी आपको एक साथ देता चल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों की ये चीज़ें वीक हैं तो इस पर पकड़ बनाइए, इसको स्टडी करिए बार बार, ताकि आपकी चीज़ें सही हो जाए। वैसे मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता रहा हूँ जिससे आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आपने इसको भी नहीं किया, जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, तो फिर आपका गलत है। क्योंकि कई बार ये पूछ लेता है कि पेशवा का पद निम्नलिखित में से किस युद्ध से समाप्त हुआ, या किस संधि से समाप्त हुआ। तो यही प्रश्न है, घुमा के पूछ लिया, पूना की संधि कौन से युद्ध में हुई, किस युद्ध के बाद, या पेशवा का पद, या कौन से गवर्नर जनरल थे उस समय। तो इस तरीके से होता है दोस्तों। तो अगर आपको पढ़ना होता है ना, तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना पड़ता है, ये नहीं कि बस रट्टा मार चले पड़े हैं, रट्टा मार नहीं करना ना। चलिए, मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ग्लैंस एकेडमी कभी भी आपसे नाखुश नहीं होता है, और ना ही आपको नाखुश होने देता है। मतलब आपके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं, और आप हमारे साथ एफर्ट कर रहे हैं अपने लिए, तो मज़ा आता है दोस्तों। धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं, ध्यान देना, मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय दिखाई देते हैं क्या। दूसरा, सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बना देती है, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए धूमकेतु में अपना कोई प्रकाश तो होता नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये धूमकेतु है कि नहीं। जब वो सूर्य की तरफ जाते हैं तो सूर्य के नज़दीक पहुंचते पहुंचते जो सूर्य पे जो गैसें होती हैं ना, वो इनको चमकदार बना देती हैं, तभी तो हमें दिखता है कि अरे ये तो उल्का पिंड जा रहा है, अरे ये तो धूमकेतु जा रहा है। या इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि ये कोई एक नया पिंड या नया कण है। तो कैसे पता चला, क्योंकि इस पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ा, और सूर्य का प्रकाश कब होगा, जब ये सूर्य की तरफ जाएंगे। तो इनको मुख्य रूप से पुच्छल तारा भी कहा जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, कि व्याख्या भी सही कर रहा है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, जनजाति और अवस्थी। यहाँ से एक बार जरूर प्रश्न पूछा जाता है। देखिए खस जनजाति की बात करेंगे तो खस आपके कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, तमरिया की बात करें, लिम्बुस की बात करें, अंगामी की बात करें। तो देखिए ये तो आपका खस जनजाति यूपी आरओ 2016 में पूछा गया प्रश्न है प्रीलिम्स में। खस जनजाति मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगी उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, और जम्मू कश्मीर में। तो अरुणाचल में ये देखने को नहीं मिलती है। तमरिया की बात करेंगे तो ये आपको झारखंड में देखने को मिलेगी, और ये प्रश्न आपके यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। यूपी पीसीएस 2022 में शायद ये प्रश्न पूछा गया, तमरिया जनजाति। लिम्बू की बात करेंगे तो लिम्बू आपकी सिक्किम में होती है, नेपाल में होती है, भूटान में होती है, तमिलनाडु में नहीं होती है। अंगामी की बात करेंगे तो अंगामी असम में नहीं, बल्कि अंगामी हो गई, रेंगमा हो गई, और कोन्याक हो गई। ये तीनों जनजाति जो हैं ये आपको नागालैंड में देखने को मिलती है। देखिए अगर थोड़ी सी स्पीड मेरी ज़्यादा हो तो आप लोग थोड़ा सा एक बार पॉज कर लीजिए, फिर नोट करते हुए चलिएगा साथ साथ, ताकि आपको छूटे ना कोई भी पॉइंट। हालांकि मैं बोल तो बहुत आसान भाषा में रहा हूँ, बहुत ही सिंपल, धीरे धीरे। तो बी ऑप्शन हो जाएगा कि तमरिया जनजाति सही है। बाकी तीनों जनजाति कहाँ कहाँ मिलती है ये भी मैंने बता दिया। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें रबी समूह की होती है। अब रबी समूह का पहले समझिएगा, इसको सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, और मान के चलिए कि मार्च या अप्रैल में इसको काट लिया जाता है, ठीक है। यानी इसे हम कहेंगे कि शीत ऋतु की फसल है। अब शीत ऋतु में बारिश तो होती नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसको पानी की आवश्यकता खासकर ज़्यादा होगी नहीं। अब ठंडियों में आप क्या चीज़ें खाते हैं बताइए, किस चीज़ की खेती करते हैं, क्या चावल की खेती करते हैं? नहीं, क्योंकि हम कहते हैं कि धान की खेती तो गर्मी में होती है जब हमें बारिश का पानी मिलता है, तो यहाँ से ये काट दीजिए। आप गेहूँ की खेती करते हो, आलू आपको देखने को मिलता है, लेकिन मक्का आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से। और तरबूजा देखिए, तरबूजा तो आपको मई जून में मिलता है ना, जब खूब गर्मी होती तो गर्मी
में जो पानी हमारा शरीर से सूख जाता है उस समय में तरबूजे की आवश्यकता होती है, तो उस समय भी नहीं मिलता क्योंकि ये तो जायद की फसल है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही सही होगा कि जौ, चना, मटर, सरसों, और ये सारी चीज़ें हमें ठंडियों में बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। इसी में आप आलू भी जोड़ लीजिए, मसूर भी जोड़ लीजिए, गेहूं भी देख लीजिए, ये सभी की सभी रबी फसलें होती है। तो 28 का ए ऑप्शन हो गया। देखिए बहुत डिटेल से मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और बिल्कुल सही तरीके से समझिए, प्रश्न की कोई गलती मत करिएगा। मैं इतना एफर्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप भी एफर्ट करिए कि सही तरीके से तैयारी को करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म झरना नहीं है बल्कि एक कृत्रिम झील है? जैसे मणिकर्ण, ताप्ता पानी, कोडाई कनाल, ब्रजेश्वरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कोडाई कनाल दोस्तों, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ये एक कृत्रिम ताजे पानी की झील है जो कि मानव के द्वारा बनाई गई। जबकि मणिकर्ण की बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तप्त पानी की बात करेंगे तो ये ओडिशा में देखने को मिलेगा। ब्रजेश्वरी की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ये एक तरीके से गर्म झरना है जहाँ पे हल्का गर्म पानी होता है। लेकिन कोडाई कनाल तमिलनाडु में स्थित है और यहाँ पे एक झील देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। तो पहली चीज तो ये देखिए जादूगोड़ा स्थित कहाँ है? झारखंड में स्थित है और ये मुख्य रूप से पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है और ये यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम की खान के लिए ये प्रसिद्ध है। आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका, सौर कलंक चक्र यानी कि सन स्पॉट साइकिल औसतन कितने वर्षों का होता है? क्योंकि जो सन के ऊपर जो आपको थोड़े थोड़े ब्लैक ब्लैक जो स्पॉट देखने को मिलते हैं ना कभी कभी इमेजेस में गूगल पर, तो ये सौर कलंक होते हैं यानी कि जो उस पर सन स्पॉट होते हैं एक तरीके से। तो ये आपको कितने वर्षों में औसतन देखने को मिलते हैं? तो ये औसतन 11 वर्षों में देखने को मिलते हैं, हर 11 वर्षों में ये देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सा प्रशांत महासागर से संबंधित है? और देखिए महासागर की जो धाराएं हैं ना, उसके लिए मैंने चैनल पर एक बहुत पहले वीडियो बना रखी थी, आप उसमें देख सकते हैं या फिर मैं इसी में लिंक लगा दूंगा, तो आप वहां से भी जलधाराओं को देख सकते हैं क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से जरूर पूछ लिया जाता है। तो प्रशांत महासागर से संबंधित कौन सी जलधारा होगी? कनारी की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा या लेब्राडोर की जलधारा? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा हम्बोल्ट की जलधारा। जो आपका ये पेरू का तट होता है ना दोस्तों, ये वाला जो तट होता है पेरू का, तो यहाँ पे चिली और पेरू का जो तट है यहाँ पे हम्बोल्ट की जलधारा चलती है और इसी को हम पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं कनारी की जलधारा की बात करूं या फॉकलैंड की बात करूं या लेब्राडोर की बात करूं, तो ये तीनों ही आपके अटलांटिक महासागर में बहती है। कहां पर बहती हैं? अटलांटिक महासागर में। केवल हम्बोल्ट की जलधारा आपको, या पेरू की जलधारा इसे कहते हैं, ये साउथ पैसिफिक ओशियन यानी कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में बहती हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे हम्बोल्ट की जलधारा के पास ला नीना या एल नीनो की घटना भी यहाँ पर होती है। चलिए तो आगे चलते हैं, हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं जाती? अब मकर रेखा के बारे में बात करेंगे तो देखिए मकर रेखा कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये तो रहा 0 डिग्री, ये रहा आपका नॉर्थ में 23.5 डिग्री जिसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 23.5 डिग्री साउथ में, और इसी को हम लोग कहते हैं मकर रेखा। तो मकर रेखा आपको सामान्यतः कहाँ देखने को मिलेगी? या तो एक साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा, एक अफ्रीका महाद्वीप देखने को मिलेगा और एक यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखने को मिलेगा और छोटा छोटा एक आध आइलैंड होगा। तो इसमें अब आपको देख लेना है कैसे मिलान करोगे। तो ये सब चीज़ें क्या है आपको लिखना चाहिए, गूगल करिए और तुरंत सारे देशों को लिखिए, नहीं तो मैं यहाँ पे सारे देश बता रहा हूँ उसको देखिए। मकर रेखा 13 देशों से जाती है। तो एक तरफ से आप समझेंगे साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगी ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, 4 देश यहाँ पर देखने को मिल गए। फिर उसके बाद आप देखेंगे जैसे हम अफ्रीका में घुसेंगे तो बोत्सवाना, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका देखने को मिलेगा, नामीबिया भी। फिर ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के आगे टोंगा। तो फिर से रिपीट करता हूँ मैं, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा, नामीबिया। तो ये जो 13 देश हैं इनके आपको नाम पता होने चाहिए। तो इसमें कहीं भी बोलीविया नहीं आ रहा है क्योंकि बोलीविया आपका चिली के ऊपर देखने को मिलता है और वहां से ये रेखा मतलब नहीं जाती है। पेरू के भी ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी मतलब साइड में, तो यहाँ से मकर रेखा नहीं जाती, बहुत बॉर्डर से होकर जाती है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ पे उद्भव होता है उसे एपी सेंटर यानी कि अधिकेंद्र बोला जाता है क्या? और साथ ही साथ अगर हम देखें
कि भूकंपीय तरंगों को जहां सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसे भूकंप मूल कहा जाता है। तो ये पूछा जा रहा है आपसे कौन सा उत्तर सही होगा, तो यहाँ पे असत्य पूछ रहा है, तो दोनों ही बातें सही है दोस्तों। जहां पे भूकंप रिकॉर्ड किया जाता है उसे तो हम कहते हैं इपी सेंटर, और जहां भूकंप पैदा होता है उसे हम कहते हैं भूकंप मूल, यानी दोनों ही बातें अपोजिट लिखी गई हैं। तो क्या हो जाएगा, जहां भूकंप पैदा होगा उसे हम लोग कहते हैं फोकस बिंदु या फोकस पॉइंट या भूकंप मूल, जहां पे वो पैदा हुआ, और जहां पे उसे रिकॉर्ड किया गया या जहां पे उसे पहचाना गया कि भूकंप कहां से आ रहा है तो उसे हम ईपी सेंटर या अधिक केंद्र कहते हैं। तो असत्य कथन हो गया सी, न तो यानी पहला और दूसरा दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, किसकी पाई जाती है? जब इस तरीके से आप देखेंगे कि ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो यहाँ पे जो छिद्र बना होता है उससे क्या क्या निकलता है, हालांकि निकलने को ये सभी चीज़ें निकलती हैं, लेकिन जो सबसे अधिक मात्रा होती है वो आपकी जलवाष्प की होती है। तो जलवाष्प सबसे अधिक निकलती है, लेकिन इसके अलावा आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी देखने को मिलेगा, सल्फर भी देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन भी मिलेगा देखने को, लेकिन सबसे अधिक मात्रा जलवाष्प की निकलती है धुएं के रूप में। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, एटलस पर्वत उत्तर दक्षिण अमेरिका, ओकावांगो द्रोणी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, एबिसिनिया का पठार पूर्वी अफ्रीका, तो कौन सा सही सुमेलित है ये बताना आपको। तो यहाँ पे तीनों ही सही सुमेलित है, क्योंकि एटलस पर्वत जो है उत्तर दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, ओकावांगो जो है द्रोणी है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में देखने को मिलेगी, और एबिसिनिया का पठार पूर्वी अफ्रीका में देखने को आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है हमारा 37 नंबर पे, अग्लुहास बेसिन या अग्लुहास जलधारा, अक्सर आपने सुना होगा कि ये गर्म जलधारा और ये किस महासागर से संबंधित है, तो ये हिंद महासागर से संबंधित है। ये प्रश्न पूछा जाता है, इस बार इसने बेसिन पूछ लिया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है? भूमध्य सागर से बाउंड्री कौन शेयर नहीं करता है? तो देखिए, स्पेन भी करेगा, तुर्की भी करेगा, सीरिया भी करेगा, लेकिन जॉर्डन नहीं करेगा, क्योंकि जॉर्डन इजराइल के पास सटा हुआ होता है, लेकिन भूमध्य सागर के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। नील नदी मुख्य रूप से भूमध्य सागर में ही गिरती है, जो इजिप्ट यानी मिस्र से होकर आती है। हालांकि इसकी सीमा पर टोटल 21 देश लगते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सीरिया, टर्की, लेबनान, स्पेन, मिस्र, फ्रांस आदि प्रमुख देश आते हैं। तो यहाँ पे जॉर्डन नहीं आएगा, तो 38 का सी हो गया। अगला प्रश्न है आपका, भूसन्निधियों को पर्वतों का पालना भी कहते हैं, यानी ये किसने कहा? भूसन्निधियों को पर्वतों का पालना किसने कहा दोस्तों? तो ये कोबर का सिद्धांत था। कोबर ने एक सिद्धांत दिया था, कोहबर भी कहते हैं, कि भूसन्निधियों का सिद्धांत, जो हिमालय तुल्य जो पर्वत होते हैं, वलित पर्वत, वो मुख्य रूप से पर्वतों के पालने होते हैं। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, जैव आवर्धन से सबसे अधिक किसे विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना है? जैव आवर्धन का मतलब होता है धीरे धीरे शरीर में प्रदूषण बढ़ते जाना, और जिसको ज्यादा अधिक भोजन करने की आवश्यकता होती है उसके शरीर में ज्यादा अधिक मात्रा में क्या होगा? प्रदूषण पहुंचेगा। तो इनमें अगर आप देखोगे कीट, मानव, मछली, मवेशी, तो मछली जो है कि सबसे अधिक भोजन करेगी क्या, या मानव करेगा? अब यहाँ पर अगर दोस्तों लिख देता केवल व्हेल मछली, तो मैं कहता कि व्हेल मछली होगी, लेकिन मछली छोटी छोटी भी होती है, उससे ज़्यादा मानव खाता है खाना, तो मानव के अंदर जो है कि सबसे अधिक जैव आवर्धन की वजह से प्रदूषण बढ़ने की समस्या बढ़ेगी। तो 40 का सी हो जाएगा। और अगले प्रश्न को देखते हैं 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं, सॉरी दोस्तों, तो पोलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं है? टोंगा, गिलबर्ट, कुक या समोआ? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गिलबर्ट पोलिनेशिया के अंतर्गत नहीं आता है। पोलिनेशिया में जो मुख्य रूप से आते हैं, एक तो टोंगा आता है, कुक आता है, समोआ आता है, फिर हवाई भी आता है, हवाई द्वीप जो आपने सुना होगा, तुवालू भी आता है, ये सब आते हैं। लेकिन गिलबर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से आता है आपका माइक्रोनेशिया। किस में आता है दोस्तों? तो ये माइक्रोनेशिया द्वीप समूह में आता है, न कि पोलिनेशिया में। तो याद रख लीजिएगा। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। सीरीज अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एक छोटा सा प्यारा सा सब्सक्राइब भी आप लोग दे सकते हैं। अगला प्रश्न, 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है। अब 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य धरातली अवरोधों का अभाव है। बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे पछुआ पवनें बहुत तेजी से चलती हैं, जिसको चालीसा पे कहते हैं, गरजती चालीसा, 50 और चीखता 60, इस तरीके से वर्ड यूज किए जाते हैं कि 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री पे। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे जल की अधिकता अधिक होती है, धरातल बहुत कम होते हैं, दक्षिण में महाद्वीप कम है, इसलिए इनका प्रभाव ज़्यादा तेज होता है। तो 42 का हो जाएगा ए ऑप्शन। बिल्कुल सही बातें हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे अगले प्रश्न को, 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय पवन और उसका प्रभाव क्षेत्र, काराबुरान, तारिम बेसिन मध्य एशिया, ब्लिजर्ड कनाडा, ब्लैक रोलर दक्षिण अमेरिका, सामुन इराक।
ईरान लिख रहा है, तो 43 का हो जाएगा सी, क्योंकि ब्लैक रोलर जो है आपका ये दक्षिण अमेरिका से संबंधित नहीं है, बल्कि उत्तरी अमेरिका में चलने वाली एक गर्म और धूल भरी आंधी है जिसको हम लू कहते हैं भारत में। तो वो ब्लैक रोलर जो है ये आपके नॉर्थ अमेरिका से संबंधित है। बाकी तीनों सही है। कारा बुरान आपको तारिम बेसी मध्य एशिया में देखने को मिलेगा। ब्लिजर्ड कनाडा में चलती है। सामुम भी लिखते हैं, सामुन भी लिखते हैं, ये ईरान में चलती है। और अगला प्रश्न 44, निम्न व्यक्तियों में से कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहे कभी? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर या चौधरी देवी लाल जी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, चंद्रशेखर जी कभी उप प्रधानमंत्री नहीं रहे, बल्कि वो डायरेक्ट जो है कि वो 10 नवंबर 1990 से लेकर आई थिंक 21 जून 1991 तक क्या थे, वो प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। हालांकि चंद्रशेखर जी के बारे में ये कहा जाता है कि ये कभी भी लोकसभा में प्रेजेंट नहीं हुए, कभी लोकसभा नहीं गए। फिर आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति के रूप में किसका उल्लेख नहीं किया गया? संप्रभु, कल्याणकारी, समाजवादी, लोकतंत्र। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें कल्याणकारी वर्ड कहीं पर दिया है कि नहीं दिया है? तो कहीं भी नहीं दिया है, क्योंकि जो प्रस्तावना है मुख्य रूप से लिखी गई है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। इस तरीके से इस स्टेटमेंट का प्रयोग किया गया है। हालांकि अगर हम देखेंगे इसमें एक बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 3 वर्ड जोड़े गए, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द भी जोड़े गए। तो इसको याद रख लीजिएगा। और आपका 46 प्रश्न, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है, यह किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल नंबर 57 में कहा गया है कि वो पुनर्निर्वाचन का पात्र है, और इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 बार राष्ट्रपति का पद धारण किया। आगे चल के आपको एपीजे अब्दुल कलाम ने भी देखा होगा कि 2 बार राष्ट्रपति का पद धारण किया। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 बार चुनाव लड़ सकते हैं। अगला प्रश्न 47, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। यह बात सही है। न तो लोकसभा का सदस्य होता, न वो राज्यसभा का, लेकिन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिलाकर ही संसद का गठन होता है। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है, बिल्कुल सही बात है ये। तो यहाँ पर 47 का आपका बी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अलग अलग बातें लिखी गई हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपराष्ट्रपति के संबंध में सत्य नहीं है? तो देखिए, गलत कथन की पहचान करनी है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह बात सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, यह भी सही है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 1 साल तक कार्य कर सकता है, यही बात गलत है। अधिकतम वो 6 माह तक कार्य कर सकता है, क्योंकि 6 माह के अंदर अंदर हमें प्रेसिडेंट साहब का चुनाव करा लेना पड़ेगा, नहीं तो वो व्यवस्था भंग हो जाएगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि यही बात गलत लिखी है। मत बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है, यह बात बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं, संविधान संशोधन अधिनियम और प्रावधान, इनका मिलान करना। जैसे 52वां संविधान संशोधन, ये किससे संबंधित है? तो ये 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 69वां संविधान संशोधन, ये दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाने से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन, इसमें मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष किया गया। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया, और भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज को जोड़ा गया, और भाग 9A के अंतर्गत नगर पालिका को जोड़ा गया, नगर निकाय को जोड़ा गया, और भाग 9B के अंतर्गत सहकारी समिति को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया है? सहकारी समिति को। तो भाग 9, भाग 9A, भाग 9B, ये तीनों आपको क्लियर रहनी चाहिए। तो ये आपको मैंने मिलान कर दिया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर देख लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 50 है, हम इसको देखते हैं। किसी भी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु इस आशय की सूचना, यानी अगर आप राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अगर आप हटा रहे हो, तो इसकी सूचना आपको लगभग 14 दिन पहले देनी होगी। हालांकि इनको साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी सूचना 14 दिन पहले ही आपको बतानी होगी। और आगे प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, और ये 5 वर्ष के लिए किया गया था। ठीक है, 1955। और इसके लिए जो आर्टिकल लिखा हुआ है वो 344 के माध्यम से राजभाषा आयोग का गठन किया गया। और जो सबसे पहले अध्यक्षता कर रहे थे, वो कर रहे थे आपके बीजी खेर साहब की अध्यक्षता में पहला राजभाषा आयोग का गठन किया गया था।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल किया गया। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में अब दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा भी शामिल हो सकेगी। हालांकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य ना जनता के द्वारा केवल वही पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा को भी शामिल किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 70वें संविधान संशोधन 1992। तो 70वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, इसके द्वारा इसमें शामिल कर लिया गया है। तो मैंने सदस्य भी बता दिए कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है। और अगला प्रश्न है आपका, अनुच्छेदों पर विचार करिए और निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। जो विशेष अधिकार स्पेशली देते हो उनकी बात कर रहा है यहाँ पर। तो एक तो होता है आर्टिकल नंबर 249, जिसके तहत राज्यसभा विशेष बहुमत का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। और दूसरा आपका आर्टिकल नंबर 312 है। तो सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैंने गलत बता दिया। ये जो अखिल भारतीय सेवा थी ये आर्टिकल नंबर 312 के अंतर्गत आएगा। और 249 के अंतर्गत ये कहा जाता है कि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है राज्यसभा। अगर उसे लगता है कि ये राष्ट्र हित में जरूरी है तो राज्य सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। और 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। जबकि अनुच्छेद 110 में क्या लिखा हुआ है, धन विधेयक, ये स्पेशली लोकसभा के पास जाएगा। और 109 में क्या लिखा हुआ है, धन विधेयक के बारे में प्रक्रिया की बात की गई है कि कैसे धन विधेयक को प्रेस किया जाएगा, कैसे उसको पारित किया जाएगा। तो ये दोनों ही धन विधेयक से संबंधित है जो कि लोकसभा की शक्ति के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है। तो कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है, वन, झील, नदी तथा अन्य वन्य जीवों की रक्षा करना, बिल्कुल है। देश की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, यह भी सही है। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, यह भी सही है। लेकिन मतदान करना ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। मजा आ रहा है दोस्तों आप लोगों को इस सीरीज में, अच्छे प्रश्न मिल रहा है। अगर अच्छे मिल रहा है तो फिर भाई एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर लिया करिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 13 में कहा गया है कि अगर, ध्यान देना, अगर कोई भी ऐसी विधि जो कहीं ना कहीं मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगा तो उसको हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। और जुडिशियल रिव्यू ये दोनों ही कोर्ट के पास होती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर होती है और हाई कोर्ट के पास भी, और दोनों आर्टिकल नंबर 13 का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गई ये बात। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद में परिवर्तन आप संसद के साधारण बहुमत से कर सकते हो। तो देखिए अनुच्छेद 368 की अगर मैं बात करूं तो ये आपका बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें संवैधानिक संशोधन का प्रोविजन दिया हुआ है। लेकिन आर्टिकल नंबर 106 की अगर हम बात करें जो कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित है तो इसके लिए साधारण बहुमत का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन अगर आर्टिकल 55 की बात करें जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली की बात की गई तो इसमें राज्य का भी चाहिए, यानी विशेष बहुमत चाहिए। और 162 में अगर हम बात करें तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार करने से संबंधित है जिसमें राज्य का भी समर्थन चाहिए। तो ये आपका 106 हो जाएगा, केवल ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अगर हम धर आयोग की बात करेंगे जून 1948, जेवीपी समिति दिसंबर 1949, फजल अली आयोग दिसंबर 1953, राज्य पुनर्गठन अधिनियम अगस्त 1956। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा कि जेवीपी समिति दिसंबर 1949 में नहीं थी बल्कि 1948 में ही थी। ध्यान देने वाली बात है। जवाहरलाल नेहरू, और ये हो जाएंगे आपके पट्टाभी सीतारामैया, और वी से कौन थे, देखिए ध्यान नहीं आ रहा मुझे, हाँ वल्लभ भाई पटेल जी थे। ये तीनों लोग ही जो है कि इसमें शामिल थे। हो जाता है कभी कभी, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों दिमाग में, तो कभी कभी कोई चीज़ मिस हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सत्य है। तो स्थगन प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे अगर हम तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, कि सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना, यानी प्रस्ताव का स्थगन करना। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कृषि लागत और मूल्य आयोग, जो कि हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, पूरे क्वेश्चन को एक साथ में देख लेते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो निम्नलिखित कथनों पर हम विचार करना शुरू कर देंगे। इसकी स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर हुई है, या न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, खरीद मूल्य
जो कि प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है, और आवंटन मूल्य यानी इश्यू प्राइस का निर्धारण करने को सरकार को सलाह देता है, और केंद्र सरकार इसकी संस्तुतियों को मानने के लिए बाध्य है। तो देखिए, संस्तुतियों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, तीसरा गलत हो गया, तीसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो आपका केवल क्या बचा, केवल 2। ये एलिमिनेटिंग मेथड है, क्योंकि बी ऑप्शन सही है, लेकिन इसकी स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पे नहीं हुई थी, बल्कि खाद्य मूल्य नीति समिति जो 1964 में गठित हुई थी, इसके आधार पर इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। अगला प्रश्न 59 के बाद आता है 60। विदेश व्यापार में कृषि निर्यातों की महत्ता पर जोर देने के लिए विशेष कृषि उपज किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2004-05 में शुरू की गई थी। अगले प्रश्न को देखें, लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? ध्यान देना, ओडिशा। हालांकि लोकायुक्त का कार्यालय अगर हम बात करेंगे कि कार्यालय जो सबसे पहले है वो महाराष्ट्र में गठित किया गया, लेकिन अगर अधिनियम की बात करेंगे तो वो आपका ओडिशा है। ओडिशा में सबसे पहले इसका जो अधिनियम था वो बनाया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अब 62 नंबर प्रश्न को देखें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है। यहाँ पे राज्य दिए और इसका गठन वर्ष, यह भी कई बार पूछा जाता है कि कौन सा सही सुमेलित है। क्या अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 में हुआ, गुजरात का 1960 में, गोवा का 1985 में, और मिजोरम का 1987 में? तो ये आपको बताना है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो फरवरी 1987 में इसका गठन हुआ, यह बात बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सही सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, इस चीज़ को हमने स्किप कर दिया, इसको ध्यान नहीं दिया, ये छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश तो सही है। गुजरात की बात करें तो गुजरात और बम्बई अलग होकर जो है कि बने 1960 में, लेकिन गोवा दोस्तों मई 1987 में गठित हुआ था, न कि 1985 में। गोवा था, मिजोरम था, अरुणाचल प्रदेश थे, ये तीनों ही फरवरी और मई में 1987 में गठित हुए थे। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तो सही है, लेकिन गोवा गलत है। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन, मतलब कि केवल 3, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी उद्योग के स्वरूप एवं आकार का निर्धारण किया जाता है निवेशित पूंजी द्वारा, या टर्नओवर द्वारा, या विद्युत की खपत द्वारा, या सभी? तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी के द्वारा ये चेक किया जाता है कि उस उद्योग का आकार कितना है, कितनी बड़ी वो मार्केट कैपिटल है। और अगला प्रश्न 64 की बात करेंगे, मौद्रिक नीति का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार यानी वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से संचालित होती है। तो ये दोनों ही बातें यहाँ पर सही है कि गलत है, यही आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोनों ही बातें सही हैं कि इसका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है और ये बैंकों के द्वारा संचालित होती है, वो भी आरबीआई की गाइडलाइन के आधार पर। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 को अगर हम देखें, मतलब 65, तो क्या कहता है, मुद्रास्फीति का अभिप्राय क्या है? बढ़ती हुई कीमतों की, क्या बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, या स्थिति से, या क्रम एवं स्थिति दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से, यानी कि जैसे जैसे कीमत, अब जैसे मान लीजिए एक पेन की कीमत अभी 5 रुपए है, धीरे धीरे वो 7 रुपए में बिकी, फिर 9 रुपए में बिकी, फिर 15 रुपए में बिकने लगी, फिर 20 रुपए में। तो इस तरीके से इस पेन की कीमत बढ़ती जा रही है। अगर आपने देखा होगा कि जो रेनॉल्ड्स का जो ब्लैक वाला पेन आता है, मोटी वाला, जिसको हम लोग OMR भरने के लिए सामान्यतः खरीदते हैं, सोचिए उसकी कीमत पहले कितने रुपए थी? पहले उसकी कीमत 8 रुपए थी, 8 रुपए थी, लेकिन अब उसके बाद उसकी कीमत आज वर्तमान में कितनी, 15 से बढ़ के 20 रुपए की। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे OMR के बेस पे कंपटीशन बढ़ता गया, छात्रों की संख्या बढ़ती गई, तो उस पेन की डिमांड बढ़ती चली गई और कंपनी ने उसकी सप्लाई करना शुरू किया, लेकिन रेट बढ़ा के किया। तो सेम इसी तरीके से क्रम में क्या होता है, वृद्धि होती चली जाती कीमतों में। और अगला प्रश्न है हमारा 66, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विषय है और संबंधित अनुच्छेद है। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो आप देखेंगे कि प्रशासनिक अधिकरण यानी कि जो ट्रिब्यूनल है, आर्टिकल नंबर 323A सही है, समान नागरिक संहिता 44 यह भी सही है, लेकिन परिसीमन आयोग का गठन अनुच्छेद 81 में नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 82 में। किस में दिया गया? अनुच्छेद 82 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 यह भी सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह स्थिति जब कच्चे माल पर आयात शुल्क की दर पूर्ण निर्मित वस्तुओं पर आयात ड्यूटी की तुलना में बहुत अधिक होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, IBRD को ही विश्व बैंक कहा जाता है। तो यह बात बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, तो ये गलत है। इसका मुख्यालय दोस्तों वॉशिंगटन में है। कहाँ पे? वॉशिंगटन DC यानी कि न्यूयॉर्क USA में है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल पहला सही है, इसलिए बी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से
कौन सा एक स्थापना की दृष्टि से अंतिम स्थान पे? तो अब यहाँ पे क्रम बनाना होगा। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी और इसके लिए जो समिति का नाम था वो थी आपकी गोरवाला समिति। गोरवाला समिति के नाम पर ही स्टेट बैंक रखा गया सिफारिश पे। और अग्रणी बैंक की बात करेंगे लीड बैंकिंग की तो 1969 में थी। क्षेत्रीय बैंकों की बात करेंगे रीजनल रूरल बैंकों की तो 1975 में थी। और नाबार्ड की बात करेंगे तो 1982 में थी शिवरामन समिति के आधार पर। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है ये सारे प्रश्न। अगला प्रश्न है 70 की बात करेंगे तो 70 प्रश्न क्या कह रहा है? केन्स नहीं, ये कीन्स होता है। कीन्स महोदय जो व्यक्ति है, जो अर्थशास्त्री है, कीन्स की बात हो रही है। कीन्स ने मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना है। बिल्कुल सही बात है। और मंदी की स्थिति का उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रहती है जबकि राजकोषीय नीति पर्याप्त सफलता मिलती है। क्योंकि राजकोषीय नीति मंदी की स्थिति कैसे दूर करे? मंदी का मतलब क्या है? लोगों के पास जब पैसा नहीं होता है, लोगों के पास पैसा नहीं होता तो वो डिमांड को क्रिएट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सप्लाई पूरी की पूरी मार्केट में रह जाती है। तो राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार क्या करती है? लोगों को किसी न किसी योजना के माध्यम से, किसी कार्य के माध्यम से, किसी रोजगार के माध्यम से रुपए पहुंचाती है। और जब लोगों के पास रुपए आता है तो वो डिमांड को क्रिएट करते हैं। जब डिमांड करते हैं तो सप्लाई धीरे धीरे क्या होती है? खत्म होने लगती है मार्केट से। तो इसीलिए ये दोनों ही बातें सही हैं और ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मार्शल मैक्लुहान द्वारा ग्लोबल विलेज की संकल्पना की भविष्यवाणी की गई थी, जो किस पर आधारित है? परिवहन और संचार के विकास पर। यानी कि वैश्विक गांव बन जाएंगे सभी देश, क्योंकि परिवहन और संचार का इतना अधिक विकास हो जाएगा कि आप यहाँ से बैठे बैठे अमेरिकी लोगों से बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो, सारी ऑनलाइन कनेक्टिविटी कर सकते हो। तो इसलिए इन्होंने ग्लोबल विलेज की संज्ञा दे दी थी। जैसे गाँव में आप देखते हो पूरा गाँव आप घूम लेते हो, आपको लगता ही नहीं है कि मैं कहीं बाहर गया था। तो वही चीज है यहाँ पे। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए, आर्थिक विकास के लिए। तो देखिए घाटे की जो वित्त व्यवस्था होती है ना, वो मुख्य रूप से अगर आप देखोगे तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए होती है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए किया जाता है? तो भाई इसके लिए आप देखोगे फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे अगला प्रश्न 74 को अगर हम देखेंगे, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सुमेलित करना है तो क्लोरोमाइसिटेशन की बात करेंगे, क्लोरोमाइसेटिन की बात करेंगे। तो ये टाइफाइड नामक, यानी कि जो टाइफाइड बीमारी होती है, मतलब फीवर वगैरह होता है, टाइफाइड पकड़ लेता है, तो इसमें इस दवाई का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टल वायलेंस की बात करेंगे तो ये एक एंटीबायोटिक यानी प्रतिरोधी है। कलाय खंज की बात करेंगे तो खेसरी दाल है, खेसरी दाल। और न्यूमोकोनियोसिस क्या है? ये तो ये कोयला खनन है। क्या है? कोयला खनन। तो बड़ा अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ था। अगला है मेटॉक्स परीक्षण। ध्यान दीजिएगा, मेटॉक्स परीक्षण किससे संबंधित है? टीबी रोग से संबंधित। जब टीबी रोग का परीक्षण किया था तो उसको मेटॉक्स परीक्षण कहते हैं। आगे देख लेते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सी विषाक्तता रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया कर लेती है और ऑक्सीजन ले जाने में क्या करती है? बाधा पैदा करती है। अगला प्रश्न है भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड UCIL का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जादूगोड़ा में स्थित है, क्योंकि यूरेनियम की जो खान है झारखंड के जादूगोड़ा मयूरभंज जिले में, तो वहीं पर इसका मुख्यालय भी है। अगला प्रश्न है आपका भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था भोजन, काम और उत्पादन। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है 1985 से 1990 तक है। तो ये पंचवर्षीय योजनाओं को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? तो मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं, अमीनो एसिड के बने होते हैं, अमीनो अम्ल के, इसलिए इनको प्रोटीन भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। निम्न में से कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है? ऐसे फल उत्पादित करता है जिसमें बीज ना हो, जैसे केला वगैरह आप देख लीजिए। तो एब्सिसिक अम्ल क्या होता है? अगर हम बात करेंगे कि एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा, सॉरी ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, ये बीज रहित हार्मोन्स पूछा है ना, ऐसे हार्मोन जो बीज रहित फलों का उत्पादन करते हैं तो जिब्रेलिंस हो जाएगा, जिब्रेलिंस। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फसल और प्रजाति की बात करें तो यहाँ पर देखिए आंवला की बात करें तो कंचन इसकी प्रजाति, सरसों की वरुणा, मटर की सपना। लेकिन भिंडी के लिए सूर्या नहीं, भिंडी के लिए सूर्या गलत है, क्योंकि सूर्या मुख्य रूप से आम, पपीता और आलू की प्रजाति, न कि भिंडी की। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र होता है। क्रेब्स चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है क्या? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों ही बातें ये सही हैं, क्योंकि क्रेब्स चक्र में ही सबसे अधिक एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से, होल्ड कीजिएगा एक मिनट दोस्तों, ये मेरा जो पेन है ना जिससे आपको लिख लिख के मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पेन भाग गया, आ गया, पेन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों तथा उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध दिखाता है? तो कवक और पादप, इनके बीच में मुख्य रूप से क्या, पादप में तो शैवाल भी आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कवक मूल हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कवक मूल। अब जैसे पादप में क्या होंगे, पादप में आप दलहनी फसलों को ले सकते हो, और कवकों के बीच में कवक मूल का मतलब हो गया जो आपके माइकोराइजा होते हैं, माइकोराइजा ये मुख्य रूप से पादपों के साथ अपना सहजीवी संबंध दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख के रेटिना पर बनता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि जो मनुष्य की आंख का जो प्रतिबिंब है वो उसकी आंखों के रेटिने पर बनता है, रेटिना पर बनेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पदार्थ और उपयोग करने वाली बात की जा रही है, तो यहाँ पर देखिए ये तीनों ही सही हैं, लेकिन नाइट्रोसेलुलोज यहाँ पर गलत है, क्योंकि नाइट्रोसेलुलोज का मुख्य रूप से ये विस्फोटक पदार्थों में यूज होता है, न कि संश्लेषित रबड़ में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बाकी तीनों सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा होता है जो रक्त के थक्के को जमाता है? तो इसका हो जाएगा हिपैरिन, हिपैरिन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किनका अवशोषण पौधों द्वारा तीव्र गति से किया जाता है? तो पौधे किस रूप का जो है कि किसका अवशोषण तीव्र गति से करते हैं? तो आप ध्यान देना, इसमें लाल रंग का होना जरूरी है, तो नीला और लाल। हालांकि पौधे जो भोजन बनाते हैं वो हरे रंग में बनाते हैं, लेकिन अवशोषण सबसे अधिक नीले और लाल रंग में करते हैं। अगला प्रश्न है, स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम नामक जीवाणु से किस रोग का कारक माना जाता है, मतलब इसको? तो ये हो जाएगा विल्ट ऑफ पोटैटो, यानी कि पोटैटो की जो पत्ती गिरने वाला जो रोग होता है, शिथिल रोग, उसके लिए माना जाता है। और बंची टफ ऑफ बनाना, तो इसके लिए आपका बनाना वायरस के नाम से आता है, बनाना वायरस 1। और एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, यानी कि जो कॉटन का पौधा होता है, कपास के पौधे, इनकी जो पत्तियों पर जो छेद बन जाता है पीला पीला, वो जेंथोमोनास जीवाणु से होते हैं। और पोटैटो का मोज़ेक रोग ये पोटैटो वायरस से हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम लगाइए, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट आपको लेकर चलना है। तो आप जरा देख लीजिए इसको, क्या होगा, पहले गंगा नदी होगी, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। गोमती नहीं होगी दोस्तों, पहले गोमती क्योंकि लखनऊ में होती है, जबकि गंगा बिजनौर में ही एंट्री कर जाती है आपके यूपी में। आगे देखते हैं, इटावा गौरीपुर घराना किससे संबंधित है? तो इटावा का जो गौरीपुर घराना है ये मुख्य रूप से आपका सरोद वादन से संबंधित है, सरोद वादन से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 91 प्रश्न में, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जन घनत्व के मामले में गाजियाबाद शीर्ष पर है, जबकि दूसरे स्थान पे कौन आएगा? तो वाराणसी आता है, यानी कि जन घनत्व में सबसे अधिक आपको गाजियाबाद मिलेगा, फिर दूसरे स्थान पे वाराणसी, और तीसरा स्थान आएगा लखनऊ का। और अगर हम बात करें सबसे कम जन घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है, तो हमारा आएगा ललितपुर, ठीक है, जो झांसी के पास नीचे लटक रहा है ना, वो चीज। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला कौन है, जहां पे ग्रामीण शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक देखने को मिलता है? तो वो हो जाएगा आपका बलरामपुर, बलरामपुर इसका सही उत्तर है। जबकि न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जो जिला है वो गौतम बुद्ध नगर होगा, न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात। अगला प्रश्न है, हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। पौधों में संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करता है, यह भी बात सही है। तो ये बातें सही हो गई, चाहे वो डायरेक्ट खाता हो या फिर इनडायरेक्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कीट भक्षी पौधों के संबंध में कौन सा सत्य है? इनमें हरी पत्तियां होती हैं, कीट भक्षी पौधों की बात कर रहा है। अच्छा, ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये ऐसी जगहों पे उगते हैं जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है, और ये कीट भक्षियों का मतलब कीटों को खा के नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो इनकी पत्तियां हरी होंगी क्योंकि भोजन अपना बनाएंगे। ये उन स्थानों पर उगाए जाते हैं जहाँ भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, और ये पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ये बात सही है। तो 1, 2, 3 डी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सभी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित
कथनों पर विचार कीजिए। मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण हेतु अति आवश्यक है, यानी मैग्नीशियम क्लोरोफिल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। और पोटेशियम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हेतु आवश्यक है, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, क्योंकि इसमें एक और दो दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा नेडा का गठन कब किया गया? तो ये वर्ष 1983 में इसका गठन किया गया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, कहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम निवास करती है? तो गौतम बुद्ध नगर में, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर पूरी तरीके से शहरी जिला है। और जबकि सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? तो प्रयागराज, जिसको हम लोग इलाहाबाद भी कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना। जैसे IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कहाँ पर देखने को मिलेगा? अच्छा ये IVRI नहीं लिखा है दोस्तों, ये आपका IIVR लिखा है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। IIVR की बात करेंगे तो ये वाराणसी सही है, और ये IIPR की बात करेंगे कानपुर सही है, IISR की बात करेंगे तो लखनऊ सही है, और IIHR की बात करेंगे तो ये बंगलुरु सही है। अब आप कहेंगे सर ये है क्या? तो देखिए आई तो छोड़ दिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ये वेजिटेबल रिसर्च हो गया वाराणसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च हो गया, ये आपका कानपुर में, पल्स मतलब दाल का। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च, ये आपका चीनी का लखनऊ के। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये आपका बंगलुरु में। तो इस तरीके से आपने सही किया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन पहली बार कब किया गया? तो योगी सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 2018 को, क्योंकि 24 जनवरी को तो उत्तर प्रदेश दिवस सेलिब्रेट किया ही जाता है, लेकिन योगी सरकार के द्वारा पहली बार 2018 में इसका सेलिब्रेशन किया गया था। और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो 7.33% है। कितना है? 7.33% है। और आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना 1974 में की गई। यहाँ पूछा जा रहा है असत्य कथन कौन से होंगे? तो न तो पहला गलत है, न ही दूसरा, यानी दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, मेला और उत्सव हैं जिनका स्थान मिलाना है। जैसे रामायण मेला, रामायण मेला कहाँ पे होता है? तो ये चित्रकूट में होता है। बटेश्वर मेला जो पशुओं के लिए लगाया जाता है, आगरा में। कालिंजर मेला जो बांदा में लगता है। सोरो मेला कांसगंज में लगता है। तो चारों के चारों आपके सही हैं। अगला प्रश्न 103, निम्नलिखित में से किस महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास हुआ था? तो महाजनपद कौन था? सूरसेन हुआ करता था उस समय, ठीक है। मल्ल की बात करेंगे तो ये आपका कुशीनगर में आएगा, ठीक है। पांचाल की बात करेंगे तो ये आपका देखने को मिलेगा कहाँ पे? मथुरा नहीं, मेरठ ठोरठ के आसपास देखने को मिलेगा। कोसल की बात करेंगे तो ये श्रावस्ती में देखने को मिलेगा, जो बलरामपुर के आसपास श्रावस्ती गोंडा है ना, वहां पर। तो 103 का हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है दोस्तों? तो बेतवा नदी पर कौन सा बांध स्थित नहीं है? देखिए माता टीला बांध है, राजघाट बांध है, रानी लक्ष्मीबाई बांध है, और ये तीनों ही आपको झांसी में देखने को मिलेंगे। लेकिन बाढ़ सागर जो बांध है वो इस पर निर्भर नहीं है, मतलब वो इस पर नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? वो सोन नदी पर है। कहाँ पर? सोन नदी पे, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड, इन तीनों का ही ये संयुक्त क्रम है। हालांकि इससे मिर्जापुर और प्रयागराज के जिलों को जो है कि थोड़ी बहुत सुविधा मिलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 105 पे देखते हैं, पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव हेतु उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग की जो स्थापना की गई थी वो अप्रैल 1994 में की गई थी। कब की गई थी? अप्रैल 1994 में। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मंदिर और स्थान। देखिए गोविंद देव मंदिर मथुरा में, ये बात सही है। दशावतार मंदिर ललितपुर में, यह भी सही है। लेकिन रेणुकेश्वर महादेव मंदिर ये मिर्जापुर में नहीं है, ये बल्कि सोनभद्र में देखने को मिलेगा। उसी के पास में है सोनभद्र, जो कि जनजातीय क्षेत्र माना जाता है। और दिगंबर जैन मंदिर कौशाम्बी में, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत नहीं है? प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा नहीं है? कजरी, आल्हा, कार्तिक, रसिया। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो देखिए कार्तिक गीत नहीं है, क्योंकि जो कजरी की अगर हम बात करें तो ये मिर्जापुर के क्षेत्र में हो गया। आल्हा की बात करें तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में। और रसिया की बात करेंगे तो ये ब्रजभूमि यानी कि मथुरा की तरफ होता है। लेकिन अगर हम कार्तिक सॉन्ग की बात करेंगे, ये जो आपका है ये मुख्य रूप से लोकगीत नहीं है, बल्कि ये एक लोक नृत्य है बुंदेलखंड के क्षेत्र का। तो नृत्य है, न कि गीत। अगला प्रश्न है यहाँ पर,
2 फरवरी को विश्व पर आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह बात सही है। और इसी दिन रामसर संधि पर हस्ताक्षर भी हुए थे क्या, यह भी पूछा जा रहा है। तो ये दोनों ही बातें सही, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नया जनसंख्या बम। नया जनसंख्या बम का तात्पर्य क्या है? तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही नगरों की जनसंख्या, तीसरी दुनिया में शीघ्रता से बढ़ रही जो नगरों की जनसंख्या है, इसके बारे में कहा गया है कि नया जनसंख्या बम यानी न्यू पॉपुलेशन बम। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पर मैथ के प्रश्न हैं जो आपको हम लोग अलग से डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपको आंसर बता सकेंगे वो हम बताएंगे। जैसे 2 घड़ियों का एक साथ 8 बजे बजना प्रारंभ करती हैं, पहली घड़ी 14 सेकंड में तथा दूसरी घड़ी 21 सेकंड में बजती है, तो कितने समय बाद दोनों फिर से एक समय दिखाएंगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कि 6 सेकंड बाद जो है कि ये दोनों घड़ियां एक साथ फिर से समय दिखाएंगी। अच्छा, अगले प्रश्न को देखते हैं। रीजनिंग का प्रश्न है, गो 32 सी 49, तो सम का क्या हो जाएगा? तो देखिए, गो की अगर हम बात करेंगे तो इनकी वैल्यू का अपोजिट लिया गया है। जैसे जी की वैल्यू होती है 7 और 7 का अपोजिट आप देखोगे क्या मिलेगा वहां पे, टी मिलेगा, ठीक है। तो टी की वैल्यू हो जाती है 20 यहाँ पर, और ओ की वैल्यू होती है 15, लेकिन इसका अपोजिट आपको 12 देखने को मिलेगा, तो 20 और 12 32 होगा। तो इसी तरीके से ये भी अपोजिट है, तो सम का जब अपोजिट आप बनाएंगे तो क्या उत्तर हो जाएगा? 56 हो जाएगा, ठीक है, 56 हो जाएगा। अगला कह रहा है राकेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वहां से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आता है और फिर वहां से 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, और बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर। अब यहाँ पर देखिए, रीजनिंग के सवाल तो हम सॉल्व कराएंगे नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप लोगों ने रीजनिंग की तैयारी नहीं की है तो मैं आपको एक चैनल बता देता हूँ, आप वहाँ से अगर आप रीजनिंग करेंगे तो आई थिंक कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। एक अरुण सर हैं, हालांकि है तो करियर विल में, अगर आप चाहें तो इनका 1000 रुपये का एक कोर्स भी है, उसे भी ले सकते हैं करियर विल में, जिसे मैंने पर्सनली जो है कि किया है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ करने को। अदरवाइज यूट्यूब पे भी इनकी बहुत सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, हो सकता है आप डिलीट भी कर दियो, लेकिन करियर विल पे आप 1000 की अगर आप रीजनिंग की क्लास इनकी ले लेंगे तो आगे कभी सोचना नहीं पड़ेगा। एक पीयूष वार्ष्णेय सर है जो कि दिल्ली के ही हैं, और अरुण सर भी दिल्ली के हैं, लेकिन अरुण सर की क्लास मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, पीयूष वार्ष्णेय से भी बढ़िया, क्योंकि पीयूष वार्ष्णेय की भी क्लास मैंने कर रखी है। अब अगला प्रश्न है, एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा कि इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है, तो उस पुरुष का महिला से क्या संबंध बना? तो जाहिर सी बात है वो खुद ही पिता हो रहा है, वो पिता हो रहा है, पति नहीं, पिता। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 18वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर कौन सा है? तो जब हम ABCD को M तक जाके अधूरा लिखें, मतलब अपोजिट लिख दें, तो वहां से अगर आप देखेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आएगा बी। आगे देख लेते हैं। अब इसको जो बैठाने का क्रम होता है ना दोस्तों, ए बी और ये वाली चीज़ें जो है बी ए सी ए, तो इनको 4-4 क्रम में आप तोड़ लीजिए। ए बी ए सी जैसे इसने बैठा रखा है, फिर बी ए सी ए, फिर आ जाएगा ए आपका, तो इस तरीके से आप देखोगे फिर बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर इज करेक्ट। फिर हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 में क्या पूछा जा रहा है? 2 3 4 9 16 54 96। अब इसके अगले पद की बात की जा रही है, तो जब हम आगे इसके पद की बात करेंगे तो इसमें देखिए रीजनिंग क्या लगाई गई है, 2 दूनी 4, और फिर यहाँ पे 4 चौक 16, इस तरीके से देखिए 2 दूनी 4 डबल करता है, 4 चौक 16 और 16 चक्का 96, यानी 2 गुणा 4 गुणा 6, तो अगला नंबर आना चाहिए था एक अंक छोड़ के, लेकिन हमें क्या करना है, नीचे वाले से पता कर लेना है। जैसे 3 तिहाई 9, ठीक है, 3 तिहाई 9 हो गया। अब यहाँ पर आप जब इसकी गुणा करोगे, 9 से आगे जाओगे और 9 छक क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो इसी तरीके जब आगे आप बढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा 486, ठीक है। जब आप 3 तिहाई 9 हो गया, 9 छक 54 हो गया, 6, फिर अब क्या बढ़ेगा, 9 बार गुणा करेंगे तो 54 निम्मा हो जाएगा आपका 486, यहाँ पे सॉल्व भी किया गया। आगे देखिए, आर्थ्रोलॉजिस्ट जो कि पक्षियों का अध्ययन करता है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करेगा, मानव विज्ञान का अध्ययन करेगा, 117 का सी हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक और आप देखेंगे रीजनिंग, IJLMNP। अब इसका जो रीजनिंग है ये आप देखेंगे, I की वैल्यू 9, J की वैल्यू 10 और L की वैल्यू 12। तो इसको देखिए ऐसे बढ़ाएंगे, I से M पे आए, J से N पे आए और L से P पे आए, तो जो इसमें रिलेशन है वही रिलेशन हमें ऑप्शन में ढूंढना है, तो इसलिए बी ऑप्शन है यहाँ पे सही हो जाएगा, QRT UVX हो जाएगा। अब यहाँ पे लुप्त पदों को पूछ रहा है, 90 18 36 13 26 65 और 75 15 है। तो यहाँ पर देखना कि इनमें आपस में क्या रिलेशन है, जो हम रिलेशन यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। तो क्या रिलेशन हो सकता है बताइए, कुछ आइडिया लगा पा रहे हैं? तो देखिए 18 दूना 36 और 18 पंजे 90, 18 दूना 36 और 18 पंजे 90, ठीक है।
अब जरा हम देखें 13 जूनी 26, 13 पंजे 65, तो एक संख्या से हम 2 बार गुणा कर रहे हैं और एक संख्या से हम 5 बार गुणा कर रहे हैं। तो 18 से गुणा कर रहे हैं 2 बार तो 36, 18 से गुणा कर रहे हैं 5 बार तो 90, 13 से गुणा किया 13 दूनी 26, 13 पंजे 65। तो अब हम देखेंगे 15 पचे 75, तो 15 दूनी 30, तो ये आपका हो गया ए ऑप्शन। तो इसी तरीके से रीजनिंग के सवाल है, बहुत आसान। अब यहाँ पे करा निम्न आकृति में कितने त्रिभुज दिए हुए हैं, तो यहाँ पर त्रिभुज की बात कर रहे हैं। हालांकि आप एक एक बिंदु के द्वारा आप काउंट कर सकते हो, लेकिन ये 10 हो गए। और मैं बता रहा हूँ आपको, जो अरुण सर की मैंने रीजनिंग क्लास बताई है, वो त्रिभुज काउंटिंग की बहुत अच्छे से वीडियो कराते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने बता रखा है, तो आप वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। चलिए अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2023 में डस्टलिक 2023 नामक एक सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो जो डस्टलिक होता है ये उज्बेकिस्तान के साथ होता है। किसके साथ होता है? उज्बेकिस्तान के साथ, और उत्तराखंड में ये आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में बायो एशिया 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो जो बायो एशिया सम्मेलन था ये हैदराबाद में किया गया था। अगला प्रश्न, फरवरी 2023 में न्यूजीलैंड ने किस चक्रवात के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा घोषित कर दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेबियल। ग्रेबियल के कारण इन्होंने, न्यूजीलैंड ने चक्रवात के आते ही आपातकाल की घोषणा कर दी। और अगला प्रश्न है यहाँ पे 124, फरवरी 2023 में नितिन गडकरी द्वारा स्काई यूटीएम का अनावरण किया गया। इसका मतलब क्या है कि ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ स्थापित की गई? तो तैरती हुई ये जो सौर परियोजना ये चंडीगढ़ में स्थापित की गई। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है एमफेक्स 2023। एमफेक्स 2023 क्या है दोस्तों? तो एक युद्धाभ्यास है, यानी एमफेक्स जो है कि एक एक्सरसाइज है जो कि आपके काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हमारी भारत की तीनों सेना, जिसमें जल थल नभ तीनों ने ही पार्टिसिपेट किया था। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में निम्न में से किस भारतीय अभिनेता को यूनिसेफ द्वारा बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएंगे आपके आयुष्मान खुराना जी, इनको एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट का स्थापित कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो गोरखपुर गांव, हरियाणा। ध्यान देना, हरियाणा में भी एक गोरखपुर गांव है, यूपी का गोरखपुर जिला मत ले लीजिएगा। फरवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन दोस्त, ये तुर्की और सीरिया में आए भयानक भूकंप में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए किया गया था, ऑपरेशन दोस्त के नाम से। और अगला प्रश्न है यहाँ पर 130, फरवरी 2030 में किस संघ या संगठन द्वारा 2035 से कार्बन उत्सर्जक पेट्रोल और डीजल की नई बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दे दी गई है? तो ये यूरोपीय यूनियन के द्वारा किया गया, यूरोपीय यूनियन के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक सेकंड दोस्तों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। फरवरी 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ बना दिया गया है? तो नील मोहन साहब अब यूट्यूब के नए सीईओ बनाए गए थे। फरवरी 2023 में टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय शहर बंगलुरु विश्व में धीमे ड्राइव करने के मामले में किस स्थान पे था? मतलब प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? तो लंदन है। और दूसरे नंबर पे कौन आता है आपका? तो भारत का बंगलुरु आता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 133 नंबर का प्रश्न, फरवरी 2023 में रयाना बर्नावी को अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अरब महिला घोषित किया गया, और ये अरब देश की निवासी, कौन से अरब देश की निवासी? सऊदी अरब की है। अगला प्रश्न, फरवरी 2023 में भारत ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित MK3 ALH हेलीकॉप्टर किस देश को सौंपा है? तो किस देश को सौंपा है? तो मॉरिशस को सौंपा है। फिर आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन दुबई में किया गया। अगला प्रश्न, फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया? तो राजस्थान में किया गया जल जन अभियान का शुभारंभ। अगला प्रश्न है यहाँ पे 137 नंबर, फरवरी 2023 में भारत के किस राज्य में व्हाइट गोल्ड के रूप में जाने जाने वाला लिथियम के भंडार की खोज की गई है? तो जम्मू कश्मीर और राजस्थान, इन दोनों में ही खोजी जा चुकी है। तो राजस्थान में पहले ही हो चुका था, जम्मू कश्मीर में भी किया गया। अभी देखिए आंखें तक मेरी दर्द होने लगी, अब सूज गई हैं एकदम आंखें, लेकिन मैं फिर भी अंतिम समय तक आपका हाथ नहीं छोड़ रहा हूँ, आपका साथ नहीं छोड़ रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी बस वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। फरवरी 2023 में किस देश द्वारा भारत के साथ हस्ताक्षरित समझौता प्रोजेक्ट चीते के अंतर्गत 12 चीते लाए गए? ध्यान देना, नामीबिया नहीं होगा इसका आंसर, नामीबिया नहीं होगा,
ध्यान देने वाली बात है दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि नामीबिया के साथ तो केवल 8 चीते आए थे, उसके बाद 12 चीते आए दक्षिण अफ्रीका के साथ। और अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में चर्चा में रहे यायात्सो झील के बारे में कौन सा सही है? ये लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। यह झील काली गर्दन वाली क्रेन के लिए एक लोकप्रिय प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है। तो दोनों बातें यहाँ पर सही हैं। और आगे और अंतिम प्रश्न यहाँ पे, केंद्रीय बजट 2023 में भारत सरकार द्वारा नमस्ते योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये किससे संबंधित है? सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने से संबंधित है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, रेहड़ी पटरी दुकानदारों की आर्थिक स्थिति के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो पीएम स्वनिधि। क्या नाम था इसका? पीएम स्वनिधि। ये कोरोना पीरियड्स में जो है कि शुरू की गई थी। हालांकि खैर, नमस्ते योजना जो पूछी गई है ये सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करिए, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके के टेस्ट पेपर आपको जीएस वर्ल्ड और पीसीएस मंत्रा के कराए जाएंगे। और इन सभी की अपडेट के लिए आप लोग प्लीज़ जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ही सबसे अधिक अपडेट आपको दी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।